जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक के अंदर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उनका आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। और जैसा मैंने आपको कहा भी था कि अपने जल्द ही इतिहास के जो महत्वपूर्ण कथन हैं वो अपने पढ़ेंगे और इन्हीं से संबंधित जो और कथन हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। गुड इवनिंग सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अंदर लाइव आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर कर दो। चलो दोस्तों करते हैं आज का पहला जो प्रश्न है अपना शुरू। चलते हैं। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कथन किसका है? जॉन लॉरेंस, मेजर सावर्स, ईडन और केनिन। बताओ जल्दी जल्दी कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो इनसे संबंधित अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मेजर सावर्स के बारे में अगर बात करें तो मेजर सावर्स पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के? मेवाड़ के। कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ईडन, ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ईडन थे जयपुर के। कहाँ के थे भाई? जयपुर के। यानी ईडन जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो जयपुर के थे। केनिन की बात करूं तो केनिन उस वक्त भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, ठीक है। यानी कि 1857 की क्रांति के समय, याद करो अंशु जी सर वाली क्लास को, डल कर गया डल हो जी इनिंग खेलने आया केनिन। तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड केनिंग थे। तो अगर ये बात कही है तो किसने कही है? तो ये बात कही थी जॉन लॉरेंस ने कही थी। क्या बात कही थी? कि यदि विद्रोहियों में, और ये बात कही किसके संबंध में थी? तो ये बात कही थी 1857 की क्रांति के संबंध में कही थी कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन लॉरेंस का। और इन कथनों को आप एक एक कर कर लिख लेना। एग्जाम में किसी का एग्जाम हो उसमें एक या दो तीन कथन तक पूछे जा सकते हैं। तो ये कथनों के जितने भी पार्ट है वो मैं आपको सभी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद आगे वाले कथन पर अपने चलते हैं। यानी ये समझ में आ गया। यानी जॉन लॉरेंस ने कहा था, मेजर सावर्स के बारे में बता दिया, ईडन, केनिन, यानी ये दोनों पॉलिटिकल एजेंट थे और ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे। कौन थे भाई? गवर्नर जनरल। केनिन कौन थे उस वक्त? गवर्नर जनरल। किसके बाद आए थे? डलहौजी के बाद आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो। फिर कहते हो कि सर क्लास नहीं लेते, क्योंकि एक तो आप लाइव कमाते हो, उसके बाद क्या होता है फिर भी कि आप लाइव कमाते हो तो मेरा भी हौसला कमज़ोर हो जाता है। यानी कि विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर हम क्यों पढ़ाएं। और मेहनत करते हैं, उस मेहनत के ऊपर आप खरे नहीं उतरते तो हमारा भी हौसला कमज़ोर हो जाता है। और ये मैंने बात पहले भी कही थी, आज फिर कथनों की क्लास लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, सारे कथन करवा दूंगा मैं इतिहास के अंदर जितने भी कथन हैं। चलें आगे वाले पर। ये ला दूसरा कथन कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता, यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और होता। ये कथन किसका है? बताओ भाई जल्दी जल्दी। सावर्स का है या केनिन का है या फिर पैट्रिक लॉरेंस या फिर पिचार्ड का है? सावर्स से संबंधित अगर फिर बात करूं तो सावर्स आ गए। सावर्स से संबंधित अगर अपने याद करो, सावर्स कौन हो गए? पॉलिटिकल एजेंट हो गए। कौन है भाई? पॉलिटिकल एजेंट। कहाँ के? मेवाड़ के। केनिन फिर आपको बता देता हूं ये क्या थे? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। पैट्रिक लॉरेंस की अगर बात करें तो पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? एजीजी थे। क्या थे भाई? एजीजी। यानी एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर? तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस। इनका भाई था हेनरी लॉरेंस। इनके भाई का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस, जिसको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? जिसको अंग्रेजों ने आगरा के अंदर यानी आगरा की ओर भेज दिया था। वहाँ पर उसको एजीजी बनाया गया था। और यहाँ पर 1857 की क्रांति के अंदर जो नए एजीजी बने थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। और पिचार्ड से संबंधित अगर अपनी बात करूँ कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है भाई? पिचार्ड का ही है। किसका कथन है? पिचार्ड का। कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और होता। तो ये कथन पिचार्ड का है। और पिचार्ड से संबंधित अगर मैं बात करूँ कि पिचार्ड थे कौन, तो पिचार्ड से संबंधित अगर अपनी बात करें तो वही हैं जिनको बख्तावर सिंह ने क्या कहा था? बख्तावर सिंह ने नहीं कहा था क्या कि बख्तावर सिंह ने कहा था कि क्या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? वो बख्तावर सिंह नसीराबाद छावनी की क्रांति के अंदर जिन्होंने आग भड़काई थी, यानी नसीराबाद क्रांति के अंदर शुरुआत की थी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिचार्ड का कथन है। और
पिचार्ड थे कौन, तो उनसे संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि बख्तावर सिंह ने इनसे पूछा था कि क्या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। ये कथन किसका है? बख्तावर सिंह का। किसको कहा था? पिचार्ड को कहा था। ये एक एक चीज़ नोट कर लेना। आज कथन की क्लास है तो कथन की संबंधित ही मैं बात करूँगा। आज जितने भी कथन है वो करवाने की कोशिश करूँगा, यानी कि इस क्लास के अंदर तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो कथन है उनसे संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आगे वाले एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। नमस्कार, राम राम सभी को दोबारा कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कि मेरी इच्छा मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी, यदि वे थोड़े से डगमगाए होते तो हैदराबाद जैसी रियासत छोड़ जाते, यानी हैदराबाद जैसी ही रियासत छोड़ जाते हमारे लिए। और ये कथन किसका है? क्योंकि ये कथनों का पार्ट है और इन प्रश्न ये बड़े होते हैं, क्योंकि कथन तो बड़े हैं। कोई यहाँ तो आज को उनके राजा भाई कोई बात छोटी सी कही है, लंबी सारी बात कह दें तो कई बारी तो बात चीज़ भी ध्यान रखनी पड़े। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कथन किसका है, यानी कथन की क्लास है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कथन ही है। ठीक है, तो ये कथन किसका है भाई कि मेरी इच्छा मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी, यदि वे थोड़े से डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जैसी रियासत छोड़ जाते। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैंने एकीकरण जब आपको करवाया था तो एकीकरण में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। जब एकीकरण करवाया था उस वक्त मैंने आपको सारी बातें बताई थी। अब देखो यहाँ से आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से आप ये ध्यान में रखना कि ये जो रियासत है, यानी एकीकरण के समय जब अपने बात कर रहे थे तो ये कथन किसका है? अगर इस कथन की मैं बात करूं तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है, बताओ 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 बताओ, भोपाल सिंह का है। बताऊं कैसी है? क्योंकि भोपाल सिंह, आप ये बताना कि भोपाल सिंह ने ये बात कही किसको थी। भोपाल सिंह ने ये बात कही किसको थी, ये बात आप बताओगे मुझे। ठीक है, यानी भोपाल सिंह ने ये बात किसको कही थी, जल्दी से बताओ भाई। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भोपाल सिंह ने ये बात नहीं बताऊंगा, आप कमेंट कर बताओ सभी, जल्दी जल्दी बताते रहो और कमेंट भी करना कि ये बात कही किसको थी। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। मैंने एकीकरण करवाया, आपको सारा एकीकरण करवाया है, तो एकीकरण से संबंधित कोई बातें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद एक मिनट, हाँ, तो ये बात भोपाल सिंह की है। भोपाल सिंह के काफ़ी कथन है एकीकरण से संबंधित, वो मैं आपको सारे करवाऊंगा, तो आप टेंशन मत लो। एक मिनट, हाँ, अब देखो ये बात देखो, शार्दुल सिंह का भी कथन है, मान सिंह द्वितीय का भी कथन है, रघुनाथ सिंह का भी कथन है, भोपाल सिंह का भी कथन है, इन चारों राजाओं के कथन है। लेकिन ये कथन किसका है? ये कथन, इसका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर कौन सा होगा? वो उत्तर होगा भोपाल सिंह है। रघुनाथ सिंह उस वक्त जैसलमेर के राजा थे, मान सिंह द्वितीय उस वक्त जयपुर के राजा थे, शार्दुल सिंह उस वक्त बीकानेर के राजा थे। ये एकीकरण के समय की बातें चल रही है। ठीक है, यानी एकीकरण के समय जो जितने भी कथन कहे थे, यानी शार्दुल सिंह कहाँ के? बीकानेर के। तो एकीकरण के समय जितने भी कथन कहे थे वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन चारों के कथन है। और एकीकरण मैंने जब करवाया था वो मैंने आपको एक एक बात करवाई थी। जब आपने एकीकरण नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, यानी कि राजस्थान का एकीकरण इतना शानदार, यानी 3 पार्ट करवाई है मैंने। तीनों पार्टों के आप नोट्स बनाओ, उसके बाद देखो कि एकीकरण से संबंधित आपकी कोई बात रहती है क्या। ठीक है, तो एकीकरण आज कथनों से संबंधित है तो कथनों की बात करेंगे। चले आगे। ये लो, दूरदीन के मसीहाओं ने भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की नाव रजवाड़े चट्टानों से टकराएगी। चट्टान हो गया, चट्टान से टकराएगी, यानी कि आगे आने वाले समय के अंदर कि दूरदीन के मसीहाओं ने भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की नाव रजवाड़े चट्टान से टकराएगी। यह कथन किसका है? सरदार पटेल, चाचा नेहरू, वीपी मेनन, मानसिंह द्वितीय। बताओ जल्दी जल्दी किसका कथन है ये? सरदार पटेल की अगर मैं बात करूं तो रियासती विभाग के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें लोहा पुरुष कहा जाता है। इनके पास सरदार की उपाधि थी। बारदोली गांव के अंदर इनको ये उपाधि मिली थी, गुजरात के अंदर मिली थी। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था, तो ये सरदार पटेल हैं। और चाचा नेहरू, जिनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे ये, जब रियासती विभाग का गठन किया गया था। बताओ कब किया गया था गठन? रियासती विभाग का गठन करवाया हुआ है आपको, बताओ जल्दी जल्दी। तो बताओ बताओ बताओ, वीपी मेनन क्या बने थे? सचिव बने थे। क्या बने थे भाई? सचिव बने थे। कहाँ के बने थे? रियासती विभाग के। मानसिंह द्वितीय की अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान के एकीकरण के चौथे समय के क्या थे? राजा थे। मानसिंह द्वितीय, जिनकी पोलो खेलते इस वक्त क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, वो मानसिंह द्वितीय हैं। और ये मानसिंह प्रथम नहीं है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ये मानसिंह सेकंड है, ध्यान रखना यहाँ से भी। ठीक है, हाँ, वीडियो शेयर करो, लाइव कम हो फिर भी आज। ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आया करो, क्योंकि अपना 1,06,000 का परिवार है और आप इतने कम लोग लाइव आते हो तो भी
मन में थोड़ी सी हो जाती है कि भी विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, ये कथन लेकर आ रहे हैं और किसी भी सर की क्लास हो काफ़ी मेहनत कर कर आपके लिए लेकर आते हैं और आप शेयर नहीं करते तो हौसला कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके बाद यानी ये कथन किसका है, अगर मैं बात करूं तो ये कथन है वीपी मेनन का, कि वीपी मेनन ने कहा था कि दूरदीन के मसीहा ने भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जो नाव है वो रजवाड़े चट्टान से टकराएगी। और ये कथन किसका है, वीपी मेनन का है। ये एकीकरण से संबंधित उन्होंने ये बात कही थी। और वीपी मेनन कौन थे, रियासती विभाग के सचिव थे और रियासती विभाग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल थे। ठीक है, चले आगे। ये लो आगे वाला प्रश्न जल्दी जल्दी करवा देता हूँ जितने भी कथन हैं। ये लोग देशपति ठाकुर हैं जो सभी हिमालय से गले हुए निकले हैं अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए हैं। यह कथन किसका है, वाह क्या बात है, कि ये लोग देशपति ठाकुर हैं। पिंपलिया के ठाकुर को लिखा था मैंने, आपको हिंट दे दिया, बताओ जल्दी से किसने कहा था। ये लोग देशपति ठाकुर हैं जो हिमालय से गले हुए निकले अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए। ये कथन गोपीनाथ शर्मा का है या फिर कर्नल टोड, दशरथ शर्मा या फिर सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण किसका है बताओ भाई। देखो गोपीनाथ शर्मा की अगर मैं बात करूं, गोपीनाथ शर्मा कहाँ के रहने वाले थे, गोपीनाथ शर्मा की बुक का नाम बताओ भी आप, गोपीनाथ शर्मा की बुक का नाम। ठीक है, कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के पिता, आपको पता ही हो, दी एनाल्स दी एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दशरथ शर्मा इन्होंने भी अपनी बुक लिखी थी राजस्थान का इतिहास के बारे में। सूर्यमल मिश्रण, अगर अब आप देखो इसके अंदर जो कथन कहा है ये 1857 की क्रांति के संदर्भ में कही थी इन्होंने ये बात। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कही थी, सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, राम सिंह के दरबारी कवि थे। अब आप ये बताओ ये राम सिंह के दरबारी कवि थे, कहाँ के राजा थे राम सिंह, क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर आपको ये प्रश्न पूछा था कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि राम सिंह के थे। आप ये बताओ कि राम सिंह कहाँ के राजा थे उस वक्त, और सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है, जिन्होंने वीर सतसई वंश भास्कर सती रासो किताब लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही थी 1857 की क्रांति के संबंध में। राजाओं को, यहाँ के जो जागीरदार थे, ठाकुर थे, उनको ये बात कही थी। बताते ये पिंपलिया के ठाकुर को लिखी थी। उन्होंने क्या लिखा था कि ये लोग देशपति ठाकुर हैं जो हिमालय से गले हुए निकम्मे सिद्ध हुए निकले, यानी हिमालय से गले हुए निकले अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए। तो ये कथन किसका है, ध्यान रखना, ये कथन है सूर्यमल मिश्रण का कथन है। ठीक है, चले आगे। ये लो आगे वाला क्वेश्चन, दीवार में आड़ा घर में साड़ा, नहीं खेत में नाला, क्योंकि आजकल भी फेमस भी डायलॉग हो कि दीवार में आला खेत में नाला घर में साड़ा हमेशा बर्बाद करके ही जाता है। यह कथन किसके लिए है बताओ भाई, ये तो सभी को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, बताओ जल्दी जल्दी। दीवार में आड़ा खेत में नाला घर में साड़ा, कि है तो भी निकाल दी हो। ठीक है, कटी लॉकडाउन में कटी कोई बैठा हुआ है तो थे कटी बिठाया रखो। ठीक है, सीरियस मत लेना बात को, मजाक करें। तो बताओ भी, दीवार में आला खेत में नाला घर में साला हमेशा बर्बाद करके ही जाता है, यह कथन किसका है बताओ जल्दी से। राणा लाखा, राणा कुंभा, राव जोधा, यानी किसके लिए है, या फिर रणमल के लिए है बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, सभी का सही है। रणमल, हंसो मत, रणमल का है, यानी रणमल का है। रणमल कहाँ के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। इन्होंने, आपको पता ही होगा, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया था, राणा लाखा के साथ किया था। लाखा से शर्त के अनुसार किया था, वो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो मेवाड़ का इतिहास आसूजी सर का करवाया हुआ है, वो आप देख लो। जल्द ही इतिहास के कुछ एक वंशज है जो मैं करवाऊंगा आपको, तो वो भी क्लास देख लेना, मेवाड़ वाले आसूजी सर वाली, उन्होंने ये सारी बातें बताई है। तो रणमल के ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ किया था। आपको पता ही होगा, चूड़ा के साथ करना चाहता था, लेकिन ये दरबार में उपस्थित उस वक्त राणा लाखा थे, तो इनके साथ किया था। हंसाबाई से उत्पन्न संतान थी मोकल की जिलवाड़ा अभियान के अंदर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। खेतादासी के पुत्र थे ना जिन्होंने, उन्होंने क्या कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद मोकल के पुत्र बने जो थे, उनका नाम था राणा कुंभा। मोकल के पुत्र का नाम क्या था, कुंभा। तो बताती हैं कि रणमल ने मेवाड़ के अंदर लगभग अधिकार कर लिया था, यानी कि रणमल ने लगभग मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। बताते हैं कि राव जो राणा चुंडा थे, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, उनके भाई को भी उन्होंने मार दिया था। तो इस प्रकार से कुछ घटना घटित हुई थी। तो उस वक्त प्रसिद्ध घटना हुई थी कि दीवार में आला खेत में नाला और घर में साला हमेशा बर्बाद करके जाता है। और आपको पता होगा रणमल किसका साला था,
राणा लाखा का, क्योंकि राणा लाखा रणमल ने अपनी बहन की शादी की थी, किसके साथ की थी? राणा लाखा के साथ। तो इसके क्या हो गए? जीजा, और लाखा का रणमल क्या था? साड़ा था। ठीक है, तो ये बात यहाँ से प्रसिद्ध हुई थी। और बात करें राव जोधा से संबंधित, तो जोधा किसके पुत्र थे? रणमल के पुत्र थे। और यहाँ पर आपको पता ही होगा, जब रणमल की चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हत्या हो रही थी तो उस वक्त जोधा पहुँचे थे, तो एक डोम ने इसको संकेत किया था कि चुंडा आजमल आबिया मांडू हूं धक आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग, कि भाई मारण नाग रहे रणमल ने, तो अगर मौको है तो थे भाग जाओ। तो बताते हैं राव जोधा भाग गए थे, और भागकर उस वक्त ये जैसलमेर रियासत के अंदर जाकर शरण ली थी। और यहाँ से आपको एक प्रश्न बताना है भाई, एक बार ये जैसलमेर रियासत में भी यहाँ से भागकर जैसलमेर में इन्होंने शरण ली थी राव जोधा ने। तो आप ये बताओ उस वक्त जैसलमेर के राजा कौन थे? बताओ जल्दी जल्दी, कुछ एक प्रश्न है वो आप बताया करो, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी रही। बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है, ये बता देना भी, कमेंट कर भी बताना सभी। तो ये जो कथन है वो किसके लिए है? रणमल के लिए। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। बताओ, आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? सांप नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है, आज तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, आज तो सभी को सांप दिख रहा है। ठीक है, लो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। देखो आगे वाला क्वेश्चन, कि राजस्थान में ऐसा कोई छोटा सा राज्य नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो। वाह, थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा नगर मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुत्र उत्पन्न न हुआ हो। यह कथन किसका है? दशरथ शर्मा, कर्नल टोड, अबुल फजल, अमीर खुसरो। बताओ भाई किसका कथन है? बताओ जल्दी जल्दी, किसका है? दशरथ शर्मा का, कर्नल टोड का, अबुल फजल का, या फिर अमीर खुसरो का? क्या बात है। देखो, थर्मोपली से याद आया, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा था। किस बंदे ने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और यहाँ से एक चीज़ याद रखना, मैं लिखवा देता हूँ आपको विशेष रूप से, और नोट भी कर लिखना आपको। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, हल्दी घाटी का युद्ध। नोट कर लिख लेना ये बात, कि सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध को, जो हल्दी घाटी का युद्ध कहा था इसे, वो किसने कहा था? वो कहा था कर्नल टोड ने। और इसकी तुलना किसके साथ की थी? हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली जिसे कहा जाता है, जो कर्नल जेम्स टोड ने, उसकी तुलना किसके साथ की थी? मेवाड़ का थर्मोपली के साथ की थी। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लिख लेना, ठीक है ना सभी। और यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये बात क्यों कही है, जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पुत्र न हो। तो थर्मोपली नामक जो युद्ध है वो मूल रूप से अगर आपको पूछ ले कहाँ पर हुआ था, तो ये फारसी सेनानायक थे जरेक्स, व यूनानी वीर सेनानायक थे लियोनिडास। यानी फारसी कौन थे? फारसी सेनानायक थे जिरेक्स। कौन थे? जरेक्स, जरेक्स, जरेक्स फारसी सेनानायक थे जरेक्स। और यूनानी वीर तो थे, यूनानी वीर सेनानायक, उनका नाम था लियोनिडास। क्या नाम था? लियोनिडास। ठीक है, जो यहाँ पर प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है, कथन के अंदर। ठीक है, ये थे। ठीक है, तो लियोनिडास के मध्य हुआ था, और इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने भी लिखा था कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ थर्मोपली जैसी वीरभूमि ना हो और लियोनिडास जैसा क्या ना हो? वीर पुत्र ना हो। अगर हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम और बता दूं मैं आपको, तो अबुल फजल ने इसे खमखोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है? अबुल फजल ने इसे क्या कहा है? खमखोर का युद्ध। लिख लेना, अबुल फजल ने इसे खमखोर का युद्ध कहा है। सुनते रहो, वरना साथ साथ में लिख नहीं रहे तो बाद में लिख लेना, कथन लिख लेना, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने इसे क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। इसे हाथियों का युद्ध कहा जाता है, इसे बनास का युद्ध कहा जाता है, इसे मेवाड़ का थर्मोपली कहा जाता है। वही बदायूनी जिसने राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कर्नल टोड। ठीक है, अबुल फजल से संबंधित बात करें तो अकबर के पास थे, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, तोताए हिंद जिसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। इनको कहा जाता है तोताए हिंद, अमीर खुसरो को। कहीं आप ऐसा सोच लो सर अलाउद्दीन खिलजी को बता रहे हो। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ये क्या आ गया? अच्छा, ये रहा। इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। यह एक ऐसी बात है जो न सिर्फ जैसलमेर के लिए बल्कि दूसरे राजाओं के लिए शर्म की बात है। यह कथन किसका है? अब आप यहाँ से एक चीज़ तो मेरे को पता है, आप यहाँ से एक चीज़ समझ गए होंगे। जब नाम आया है जैसलमेर का तो आप यहाँ से एक चीज़ जरूर समझ गए। क्या चीज़ समझे मैं बता देता हूँ, कि
इसे आत्महत्या कहना एकदम शरारत है। यह एक ऐसी बात है जो न सिर्फ जैसलमेर के लिए बल्कि दूसरे राजाओं के लिए शर्म की बात है। तो उससे संबंधित अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसे आत्महत्या कहना, तो ये आप समझ गए होंगे ये किसके लिए, जैसलमेर के अंदर ये सागरमल गोपा के लिए बात कही गई है। किसके लिए कही गई है? सागरमल गोपा के लिए बात कही गई है। ध्यान रखना आप यहाँ से, ये बात सागरमल गोपा के लिए कही गई है, जिनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर के अंदर हुआ था। और सागरमल गोपा को मैं आपको बता देता हूँ कि सागरमल गोपा को जेल के अंदर अमानवीय यातनाएं दी गई थी। एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको लास्ट के अंदर अमानवीय यातनाएं देकर मिट्टी का तेल छिड़कर इनके ऊपर क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। मिट्टी का तेल छिड़कर इनके ऊपर क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। बताते हैं डॉक्टरों के पास भी इसे नहीं ले जाने दिया था, वहाँ पर इनके ऊपर इतना अत्याचार किया था। ठीक है, तो इनसे संबंधित यहाँ पर एक बात आती है कि सागरमल गोपा जिनकी जो मृत्यु हो गई थी 4 अप्रैल को हो गई थी, तो ये कथन इनके लिए कहा किसने था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। और एक ये बात है कि जो जैसलमेर के लिए नहीं बल्कि दूसरे राजाओं के लिए भी शर्म की बात है, तो ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, सागरमल गोपा के लिए कही थी। और सागरमल गोपा से संबंधित आप याद रखना, एग्जाम में भी पूछा गया है। आज़ादी के परवाने, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी थी, आज़ादी के दीवाने। और मैंने एक दिन आपको कविता बताई थी ना, आज़ादी के परवानों ने मर मिटने की ठानी थी, 57 का युद्ध खून में लिखी गई कहानी थी, वर्दी युवा महिलाओं में आई नई जवानी थी, आज़ादी के परवानों ने मर मिटने की ठानी थी। तो ये वही सागरमल गोपा हैं जिन्होंने अमानवीय यातनाएं इनको दी गई थी, लेकिन फिर भी यानी इनकी जो अमानवीय यात्राएं दी थी लेकिन फिर भी भारत को स्वतंत्र करवाया था। इनका भी अहम योगदान रहा है, यानी हर एक क्रांतिकारी का योगदान रहा है। तो इनके लिए जो कथन है वो जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने जो किताब लिखी थी आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर। आज सिर्फ कथनों की बात करेंगे और इनसे अलावा ऑप्शन के अंदर बात करें तो, अगर बात करें तो इनसे संबंधित बातें तो बहुत आप लिखते रहो। गोकुलभाई भट्ट, गोकुलभाई भट्ट का संबंध हाथलगांव सिरोही से था। किन से था? हाथलगांव सिरोही से था। और एकीकरण के अंदर सिरोही रियासत है वो 2 चरणों में मिली थी, 6ठे और 7वें चरण में मिली थी। ठीक है, सरदार पटेल फिर हीरालाल शास्त्री 4थे चरण के अंदर क्या बनाए गए थे? इनको 4थे चरण में मुख्यमंत्री बनाया गया, नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। तो बातें तो बहुत है इनसे संबंधित, ऑप्शनों से संबंधित, लेकिन जब क्लास लंबी हो जाएगी फिर तो मैं यही चाहता हूँ कि कम समय के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें दूँ। ठीक है, आगे वाला प्रश्न है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता के लिए समस्त परिवार को युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसका है? बताओ भाई, किसका कथन है? रास बिहारी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, जवाहरलाल नेहरू। कि भारत माता के एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ऐसे प्रताप सिंह यानी केसरी सिंह ऐसी क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता के लिए अपने समस्त परिवार को युद्ध में झोंक दिया। तो आपको यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, केसरी सिंह बारठ का जो जन्म है वो साहेबपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। और केसरी सिंह बारठ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वीर विनोद के लेखक, किसके? वीर विनोद के लेखक कौन थे? वीर विनोद के लेखक बप्पा रावल, मात्रा बड्डी लगा दी गई वाली छोटी। वीर विनोद के लेखक कौन थे? बप्पा रावल बोल दिया क्या? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास की इन्होंने क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। किसकी भाई? श्यामल दास की। श्यामल दास की इन्होंने जीवनी लिखी थी। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। और इनके लिए ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। आप कमेंट कर ये बताओ कि विजय सिंह पथिक किसके कारण किसान आंदोलन में भाग लेने शुरू हुए थे? विजय सिंह पथिक किसके कारण किसान आंदोलनों में या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू हुए थे? सभी कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे 2-3 कथन याद आ रहे हैं, वो भी आप नोट कर लेना। ये कथन तो है रास बिहारी बोस का कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही है ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की अपनी दास्ता के लिए अपने समस्त परिवार को युद्ध में झोंक दिया था। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ था, ठीक है, जिनको अंग्रेजों ने क्या दे दी थी? उनको फांसी दे दी थी। जिसका अंग्रेज का नाम था उसका नाम था क्लीवलैंड नाम था। क्या नाम था? क्लीवलैंड नाम था। तो उन्हीं से संबंधित शायद एक और कथन है, वो इस क्लास के अंदर मैंने लिया है, तो वो भी आपको आगे करवा देंगे। उससे संबंधित प्रताप सिंह बारठ से संबंधित मैं सारी बात बता दूंगा आपको, ठीक है। एक और कथन है यहाँ पर भी इन्हीं से संबंधित है, वो आगे आ जाएगा। तो भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने समस्त परिवार का झोंक दिया था। वो कौन है? रास बिहारी बोस है, ठीक है। उसके बाद
मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। वाह, आ गया ना तुरंत उसी का कथन एक और आ गया कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी का लड़का नहीं देखा। क्लीवलैंड, कर्नल टोड, कर्जन, दशरथ शर्मा, किसने कहा था बताओ भाई? इतना कठोर हृदय का स्वामी भक्ति का लड़का नहीं देखा। क्या बात कही थी, लेकिन उसको भी शर्म आनी चाहिए थी जब उसने फांसी दी थी उसे, लेकिन उसको बात ऐसी कही थी उसने। और मैंने अभी आपको क्या बात कहा थी, क्या बात बताई थी? क्लीवलैंड वाली बात बताई थी कि क्लीवलैंड से ने इनको संबंधित कहा था। तो ये कथन क्लीवलैंड का ही है, ठीक है। इन्होंने फांसी देते वक्त यानी जब इनसे पूछा कि तो प्रताप सिंह ने क्या कहा था कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, लेकिन यानी मेरी माँ रो रही है तो उसे रोने दो, लेकिन सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े, सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यानी कि मैं, मेरी माँ, एक माँ रोए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हजारों माँ को मैं नहीं रोने दूंगा। ये बात किसने कही थी? प्रताप सिंह बारठ ने कही थी, जो किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। क्रांतिकारी का आपको टॉपिक जल्दी करवाएंगे, क्योंकि जब क्रांतिकारी करवाएंगे तब क्या है कि जोश रहता है क्लास के अंदर। और मेरी इच्छा है कि आपको जल्द ही क्रांतिकारी का टॉपिक करवाऊँ, वंश या फिर क्रांतिकारी कोई भी टॉपिक हो, लेकिन क्रांतिकारी का जो टॉपिक करवाऊंगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहोगे। तो मैं क्रांतिकारी का ऐसा टॉपिक करवाऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जितने भी क्रांतिकारी हैं राजस्थान के अंदर हुए थे, जिनका भारत स्वतंत्र में बहुत अहम योगदान रहा था, तो उनका एक एक टॉपिक इस प्रकार से करवाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये कथन किसका है? मैंने प्रताप सिंह जैसा हृदय, कठोर हृदय का स्वामी का भक्ति का लड़का नहीं देखा। तो ये क्लीवलैंड का है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अंग्रेज अधिकारी थे। और अगर इनके ऊपर बात करें, प्रताप सिंह के ऊपर बनारस षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, प्रताप सिंह को, ठीक है। तो प्रताप सिंह बारठ के क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रभावित यानी प्रशिक्षण लिया था, यानी जो क्रांतिकारी मास्टर थे अमीरचंद, उनसे प्रशिक्षण लिया था प्रताप सिंह ने। इनके पिता का नाम क्या था? केसरी सिंह बारठ, जो इन्हीं से संबंधित अभी पीछे गए थे। और केसरी सिंह बारठ एक कवि भी थे, भीलवाड़ा के डिंगल कवि थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते रहो आप प्रश्न, एक एक बातें करवाता रहूँगा मैं प्रश्नों में। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। क्या बात है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति में करवाई हुई बात है ये। बताओ जल्दी से किसका कथन है? कुशाल सिंह चंपावत, हीरालाल शास्त्री, बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग। बताओ जल्दी जल्दी भाई कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ का प्रयोग है यानी शपथ भंग की है, और ये उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। बताओ जल्दी से किसका कथन है? देखो, कुशाल सिंह चंपावत का नहीं है। कुशाल सिंह चंपावत ने तो बिथोड़ा व चेलावास के युद्ध लड़े थे, उन्होंने कोई प्रकार की बात नहीं की थी। हीरालाल से संबंधित अगर अपनी बात करें तो हीरालाल के साथ में थे उस वक्त मोहम्मद अली बेग। यानी ये कथन किसका है? ये कथन है मोहम्मद अली बेग का है। कब कही थी ये? नीमच में, जब इन्होंने विद्रोह किया था। नीमच में गुरुजी विद्रोह कद होया? तो देख लियो, नीमच में अक्सर किता 1 2 3, तो कद हो? 3 जून न हो। कब हुआ था? 3 जून को हुआ था नीमच में विद्रोह। तो नीमच विद्रोह करने वाले जिन्होंने नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किया था वो हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ने किया था। और ये उन्होंने ये बात कही किसको थी? तो ये बात कही थी इन्होंने कर्नल एबोट को कही थी। क्या कही थी? जब इन्हें शपथ दिला रहे थे तो इन्होंने कहा था कि भाई आपने भी शपथ का पालन नहीं किया तो हम क्यों करें? आपने अवध को नहीं हड़पा क्या? अवध रियासत को नहीं हड़पा था क्या अंग्रेजों ने? हड़प नीति के तहत यानी कि उनके ऊपर, अवध के ऊपर जो कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। संतारा महाराष्ट्र को हड़प लिया था गोद निषेध नीति के तहत। राजस्थान में ब्यावर क्षेत्र को हड़पा था, उदयपुर को हड़पा था। तो भाई आपने ही नहीं की तो हम क्यों करेंगे? ये बात कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी रियासत से था? कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जितने भी प्रश्न है वो सभी बताया करो। इसके बाद पार्ट 3 नहीं लेकर आना है क्या आपके लिए? अगर पार्ट 3 तभी लेकर आऊँगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहोगे, वरना ये जो जितने भी है ना कथन वाले पार्ट हैं ये इतने करवा दिए, 2 ही करवाएंगे, ज़्यादा तीसरा पार्ट नहीं लेकर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइव आया करो ज़्यादा से ज़्यादा। यदि अनुयायी होने का अर्थ उसके लिए जीवन का बलिदान करना है तो मैं अपनी जान पहले ही हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताओ। कल्याणमल, हर्राय भाटी, मानसिंह प्रथम, जसवंत सिंह। बताओ कि यदि अन्यायी होने का अर्थ उसके लिए जीवन का बलिदान करना है तो मैं अपनी जान पहले ही हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ, ये कथन किसका है? देखो, मैं बात करूँ 1570 में लगा था नागौर दरबार, ठीक है, भारमल की सहायता से। भारमल ने की सहायता, कल्याणमल, बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 के नागौर दरबार में। हर्राय भाटी ने कर ली थी, जैसलमेर के राजा थे। जसवंत सिंह की अगर बात करूँ तो जसवंत सिंह औरंगजेब के समकालीन थे। और यहाँ से एक कथन मुझे याद आ रहा है कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया।
आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। ये बात किसने कही थी? औरंगजेब ने कही थी। किसके लिए कही थी? जसवंत सिंह के लिए कही थी। और यहाँ पर मानसिंह प्रथम का ये कथन है, ठीक है। कब कही थी? देखो, जब इनको कहा गया था कि आप दीन इलाही धर्म स्वीकार करो, दीन इलाही धर्म, तो इन्होंने कहा था कि अगर दीन इलाही धर्म स्वीकार करना परमात्मा से मिलाना ही है तो मैं तो भैया अपनी जान हथेली पर लेकर घूम ही रहा हूँ, यानी कि मैं तो हर युद्ध में जाता हूँ। मानसिंह प्रथम जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, जिसे फरजंद की उपाधि दी थी, ठीक है, जिसके पास 7000 मुगलों की मनसबदारी थी, मैं उसी मानसिंह की बात कर रहा हूँ। उसी मानसिंह ने ये बात अकबर को कही थी। किसको कही थी? अकबर को कही थी। ये भी चीज़ ध्यान रखना, किसको कही थी? तो किसको कही थी? अकबर को कही थी, ठीक है। अब देखो आगे वाला प्रश्न, मेवाड़ की 20 लाख की जनता के भाग्य का फैसला महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? बताओ भाई। मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते, ये कथन है किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है या फिर विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत? बताओ किसका है भाई। देखो मैं यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ। ये बात है एकीकरण के दूसरे चरण से संबंधित, कि देखो आपको पता ही है, मैंने करवाया था ना कि एकीकरण करवाया था, उस वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि जब दूसरे चरण के अंदर कौन सी रियासत भी मिल रही थी? उदयपुर रियासत मिल रही थी, लेकिन बाद में भूपाल सिंह ने नहीं मिलने दी। तो उसके बाद ये बात कही थी माणिक्यलाल वर्मा ने कि मेवाड़ की जो 20 लाख की जनता है उसका फैसला भूपाल सिंह अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो भूपाल सिंह और उसके एक प्रधानमंत्री है वो नहीं कर सकते, तो हमें पर भी फैसला छोड़ना चाहिए। तो दूसरे चरण में तो नहीं हुआ था उदयपुर रियासत का विलय, तो कौन से चरण में हुआ था? तीसरे चरण में हुआ था। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मेवाड़ के 20 लाख की जनता का जो भाग्य का फैसला है वो महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन है माणिक्यलाल वर्मा का। एक अच्छे क्रांतिकारी थे माणिक्यलाल वर्मा, घर घर जाकर लोगों को किसान आंदोलन से संबंधित इन्होंने अलख जगाई थी, पछीड़ा नामक गीत गाया था, यानी माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित अगर बात करें तो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, कुमावत गोकुल वर्मा, यानी तीसरे चरण के अंदर ये क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। एकीकरण के तीसरे चरण में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और तीसरे चरण का नाम क्या था? बताओ जल्दी से, ठीक है। आगे वाला प्रश्न है, आपने पवित्रता से जिस तरह क्षत्रियत्व को कायम रखा है उसको रणभूमि में दिखाएं, यह कथन किसका है? प्रताप का है या फिर सांगा का है या फिर मानसिंह का है या फिर मालदेव का है? बताओ। यानी कि ये बात किसको कही थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने पवित्रता से जिस तरह क्षत्रियत्व को कायम रखा है उसको रणभूमि में दिखाएं, ये बात देखो। प्रताप से संबंधित अगर बात करूं तो प्रताप ने तो किसी को, अकबर के अलावा किसी को नहीं कहा था, ललकारा ही नहीं था। प्रताप तो प्रताप ही थे। उसके बाद सांगा से संबंधित अगर बात करूं तो सांगा ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ऐसे कहा होगा। लगता है कि आपको मालदेव, राजस्थान का, भारत का हसमत वाला राजा मालदेव से संबंधित अगर बात करें, रूठी रानी इनकी पत्नी थी, ठीक है, मालदेव, जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, वो मालदेव हो गए। और ये मानसिंह प्रथम बन गए। तो ये कथन है मानसिंह प्रथम का। देखो मानसिंह प्रथम का गुरुजी किया है कथन हो, देखो मैं बता देता हूँ। ये बात इन्होंने अमर सिंह को कही थी। किसको कही थी? अमर सिंह को। अमर सिंह कौन है गुरुजी? वो बीच में कौन आ गया? अमर सिंह। अमर सिंह है महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, ठीक है, जिनकी छतरी हाड़ में बनी हुई है। तो अमर सिंह को ये बात कही थी। किसने कही थी? ये बात कही थी मानसिंह ने कही थी। कब कही थी? क्यों कही थी? कारण क्या था कि बताते हैं कि मानसिंह प्रथम है, उन्होंने उनके साथ खाना नहीं खाया था प्रताप ने। प्रताप ने कहा था कि भैया आप तो मुगलों के साथ संबंध रखते हो, अपनी लड़कियां हैं, अपनी बहन है, बुआ है, उनका विवाह किसके साथ कर रखा है? आपने मुगलों के साथ कर रखा है। तो प्रताप ने भी खाना नहीं खाया इसके साथ और बहाना बना लिया, यानी ऐसे कह दिया कि उनका सर दर्द हो रहा है, आपके साथ नहीं खाएंगे। तो आपने उनके साथ यानी मुगलों के साथ संबंध बना रखी है, अमर सिंह ने इनको कहा। तो भाई प्रत्युत्तर में मानसिंह ने क्या कहा था? क्योंकि हाजिर जवाबी थे मानसिंह, तो इन्होंने कहा था कि अपनी पवित्रता को, जो जिस तरह क्षत्रियत्व को कायम रखा है, तो वो रणभूमि में दिखाएं। बिल्कुल उस वक्त अमर सिंह ने भी इनको जवाब दिया था, बिल्कुल आपको रणभूमि में दिखाएंगे, लेकिन आते वक्त आपके फूफा को भी साथ लेकर आना, यानी कि अकबर को भी साथ में लेकर आना। और मानसिंह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसके अंदर इसने अग्रिम भाग का नेतृत्व किया था, आपको पता ही होगा ये तो बातें। और पीछे महाराणा प्रताप की जयंती निकली थी, उस दिन आपने क्लास देखी होगी आशु जी सर वाली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है मानसिंह प्रथम का कथन है, ठीक है। अब आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। हाकिम और हुकुम नहीं, यह कथन किसका है? बताओ भाई। हाकिम और हुकुम नहीं, सूर्यमल मिश्रण, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक या फिर रामनारायण चौधरी? बताओ जल्दी जल्दी किसका कथन है कि हाकिम और हुकुम नहीं, किसका कथन है?
सूर्यमल मिश्रण से संबंधित अगर बात करें तो राज्य कवि मैंने बताया ही था, इनसे संबंधित मोतीलाल तेजावत तो संबंधित बात करें तो कुछ हो सकता है, संभावना हो सकती है। और विजय सिंह पथिक ये भी क्या थे, भी क्रांतिकारी थे, किसान आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे। रामनारायण चौधरी भी क्या ले रहे थे, किसान आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे। तो इनसे संबंधित अगर बात करूं तो हाकिम और हुक्म ठीक है सभी का, मोतीलाल तेजावत का है। किसका भी? मोतीलाल तेजावत का है, जिनका जन्म 1896 में कहाँ हुआ था? उदयपुर के कोल्यारी गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? उदयपुर के कोल्यारी गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर के कोल्यारी गाँव में हुआ था। और आपको पता ही होगा कोल्यारी गाँव के अंदर महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद आकर अपना डेरा डाला था, यानी अपना कोल्यारी गांव में आकर रुके थे हल्दीघाटी युद्ध के बाद। तो वहाँ पर भी इनका जन्म हुआ था मोतीलाल तेजावत का। और इन्होंने मातृकुंडी नामक स्थान पर क्या चलाया था? एक ही आंदोलन भी चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। और इन्होंने यानी इनकी मृत्यु तो बताते 14 जनवरी 1963 को हुई थी। इनका एक प्रसिद्ध जो कथन रहा था हाकिम और हुकुम ने, ये कथन किसका रहा था? मोतीलाल तेजावत का रहा था। और मोतीलाल तेजावत उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। लोकसभा सदस्य उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं मोतीलाल तेजावत, ये भी चीज़ ध्यान रखना। और उनका एक कथन है हाकिम और हुकुम नहीं। ठीक है, चलिए आगे वाला स्थान प्रश्न पर। यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां शेरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी हो तो वह राजस्थान कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? अलबरूनी, सरदार पटेल, रुडयार्ड किपलिंग, हवेन सांग। बताओ भाई किसका कथन है? यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां शेरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी हो तो वह राजस्थान हो सकता है, राजस्थान कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन इंग्लैंड के विख्यात कवि रुडयार्ड किपलिंग का है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग का है। कितना शानदार कथन है कि विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां शेरों की हड्डियां, शेरों, महाराणा प्रताप जैसे शेर, सांगा जैसे शेर, यानी कुंभा जैसे, यानी इतने इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर, जैसे महाराणा राज सिंह से संबंधित अगर मैं बात करूँ जिन्होंने मुगलों को भी ललकारा था, तो जहाँ शेरों की हड्डियाँ मार्ग की धूल बनी हो तो वह राजस्थान ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लगभग राजाओं ने किसका साथ दिया था? मुगलों का साथ दिया था। आपको ये बताना है अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे, और सरदार पटेल ये भारत के ही थे गुजरात से, और रुडयार्ड किपलिंग इंग्लैंड के थे, हवेन सांग चीनी यात्री थे। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। अलबरूनी वाला बताना भाई सभी कमेंट कर। ठीक है, उसके बाद आगे अब देखो आगे वाला अपना जो ये जो कथन है, यानी कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ, ये कथन किसका है? तो ये आप ध्यान में रखना कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है हनुमत सिंह का। ये जोधपुर के राजा थे। कौन? हनुमत सिंह। तो इनको दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली बुलाने के बाद क्या हुआ था? दिल्ली बुलाने के बाद वीपी मैनन ने इनकी पिस्टल कान पर टांग दी थी, यानी कि आपको मारने की धमकी दी थी। तो इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हनुमत सिंह ने किसको कहा था? किसको कहा था भाई? वीपी मेनन को कहा था। यानी वीपी मेनन ने बताते हैं यहाँ पर बाद में झगड़ा सुलझा लिया गया था। कुछ किताबों में कुछ और मिलता है, वीपी मेनन ने कि झगड़ा सुलझा दिया था, यहाँ पर इनको दबाव बनाया गया था। तो ध्यान रखना आप ये भी चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चंद्रवीर सिंह संबंधित आपको पता ही होगा। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के राजा थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। एकीकरण के समय इन्होंने क्या कहा था? यानी एकीकरण के समय इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, रघुनाथ सिंह ये जैसलमेर के राजा थे, जिन्होंने भी कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमानों के मध्य कोई उत्पन्न हुआ, यानी भेदभाव या फिर कोई भेदभाव उत्पन्न हुआ, तो मैं निश्चित रूप से हिंदुओं का साथ दूंगा। ये बात किसने कही थी? रघुनाथ सिंह ने कही थी। ये बात हनुमत सिंह ने कही थी, जोधपुर के राजा। ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, मैं तो अपनी रियासत कांग्रेस को समर्पित कर चुका हूं, अन्य राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। यह कथन किसका है? बताओ जल्दी जल्दी। शार्दुल सिंह का है या फिर भूपाल सिंह का, उदय सिंह का या फिर भीम सिंह का? ये एकीकरण के समय सभी राजा थे, देख लो। कोटा के भीम सिंह, उदय सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के, भूपाल सिंह मेवाड़ के, शार्दुल सिंह बीकानेर के। तो एकीकरण के समय के राजाओं की बात है। तो इन्होंने कहा था मैं तो अपनी रियासत कांग्रेस को समर्पित कर चुका हूँ, अन्य राजाओं को भी ऐसा करना चाहिए। यह कथन किसका है? ध्यान रखना, ये कथन है भूपाल सिंह का। और ये बात कही किसको थी इन्होंने? ये भी चीज़ नोट कर लेना। भूपाल सिंह ने ये बात शार्दुल सिंह को कही थी, बीकानेर के राजा को। क्यों कही थी? क्योंकि शार्दुल सिंह ने इनको एक पत्र लिखकर भेजा था। यानी यहाँ पर एक शार्दुल सिंह का भी कथन याद रखना, एकीकरण के समय मैंने आपको करवाया भी था। शार्दुल सिंह ने भूपाल सिंह को ये पत्र लिखकर भेजा था कि मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने कभी मुगलों के सामने नहीं झुकी थी, कभी मुगलों के सामने नहीं झुकी, आज वो कांग्रेस रियासत के सामने कैसे झुक गई। ये कथन किसका है? शार्दुल सिंह का। तो
उसका जवाब दिया था भूपाल सिंह ने वापस किसको, शार्दुल सिंह को। कहा था कि मैं तो अपनी रियासत कांग्रेस को समर्पित कर चुका हूं, अन्य राजाओं को भी ऐसा करना चाहिए। ये कथन किसका है, भूपाल सिंह का है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको दोनों कथन समझ में आ गए होंगे। ये कथन तो भूपाल सिंह का है। और शार्दुल सिंह का अगर आपको पूछ ले तो शार्दुल सिंह का जो कथन है उस कथन को आप ध्यान में रखना। शार्दुल सिंह ने क्या कहा था कि वह रियासत जो मुगलों के सामने नहीं झुकी और वो आज कांग्रेस के सामने कैसे झुक सकती है, तो ये कथन शार्दुल सिंह का है। बीकानेर के राजा सरदार शार्दुल सिंह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला प्रश्न, विशेष रूप से ध्यान रखना। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था वो प्रश्न मैं रिपीट करवाऊंगा एक बार दोबारा, कि यदि आप हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो तो मैं मुसलमानों को हिंदू बना रहा हूं। यह कथन किसका है बताओ, जसवंत सिंह का, राजाराम जाट का, राजसिंह या महाराणा का, या फिर महाराणा प्रताप का। आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताई थी, एक दिन एक कथन करवाया था उस क्लास के अंदर। मैंने कहा था कि अगर औरंगजेब हिंदुओं के मंदिर तोड़ेगा, औरंगजेब हिंदुओं के मंदिर तोड़ेगा तो मैं मस्जिद तोड़वा दूंगा मुसलमानों की। ये बात तो कही थी जसवंत सिंह ने, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने। और इन्हीं की मृत्यु पर कहा था औरंगजेब ने कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। तो यहां से आप ध्यान रखना कि जसवंत सिंह ने तो ये कहा था कि अगर औरंगजेब मंदिर तोड़ेगा तो मैं क्या तोड़वा दूंगा, मस्जिद तोड़वा दूंगा। लेकिन यदि आप हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो तो मैं मुसलमानों को हिंदू बना दूंगा। ये कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना भी सभी। और इसका सही उत्तर है राजाराम जाट। राजाराम जाट ये एक सरदार थे, उस वक्त तक राजा नहीं बने थे, भरतपुर के थे। इन्होंने बताते हैं कि जब औरंगजेब दक्षिण भारत के अंदर गया हुआ था तो इन्होंने काफ़ी जगह लूटमार की थी, अकबर के किले को लूटा था। और बताते हैं अकबर की अस्थियां निकाल दी थी इन्होंने, अकबर की अस्थियां निकाल दी थी राजाराम जाट ने। ठीक है, भरतपुर के ये सरदार थे, उनके बाद में धीरे धीरे राजा बनने शुरू हुए थे। तो ये कथन है राजाराम जाट का। भरतपुर का जाट वंश करवाएंगे उस वक्त ये जरूर बात बताएंगे आपको कि यदि आप हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो तो मैं मुसलमानों को हिंदू बना रहा हूँ। यह कथन किसका है, तो राजाराम जाट का है। ध्यान रखना, यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था। उसके बाद आगे वाला प्रश्न कि यहाँ के राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। यह कथन किसका है बताओ भाई। ये लास्ट में 1857 की क्रांति में मैंने भी आपको करवाया था और ये आज का शायद लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट ही प्रश्न है ये। तो बताओ भी कि यहाँ के राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। यह कथन किसका है, कैनिन, डलहौजी, जॉन लॉरेंस, पिचियार्ड। बताओ। देखो ये कथन कहा था 1857 की क्रांति के संदर्भ में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। गवर्नर जनरल जो थे ना, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि यहाँ के राजा अगर हमारा साथ नहीं देते तो हमारी किश्ती बह जाती या फिर डूब जाती। ये बात लॉर्ड कैनिंग ने कही थी, जो पर अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम क्या थे, वायसराय थे। प्रथम क्या थे, वायसराय थे। कौन थे, कैनिंग। ठीक है, आज आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ एक प्रश्न, कुछ एक कथन थे वो आसान थे, लेकिन ध्यान रखना आसान क्वेश्चन भी करवाने हैं, जो कथन भी करवाने हैं और हार्ड भी करवाने हैं आपको। तो सारे कथन आने चाहिए। तो आपको ऐसे चाहिए आसान हो, चाहिए दोहरावा, चाहिए सोहरावा, मेन बात है थाने कथन सारा करवाना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारा कथन करवा दूंगा थाने। आज ये दूसरा पार्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, आज अगर आप ज़्यादा लाइव हो तो ही मैं कल क्लास लूँगा, वरना क्लास नहीं लूँगा। सोमवार को देख लेना, कथनों वाले आगे के पार्ट मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा लाइव आते नहीं हो, फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है क्लास के अंदर ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतने ही कथन थे। आगे अब क्लास होगी, उस क्लास को आप ज्वाइन करें। भूगोल की क्लास है, भूगोल की। ठीक है, आप ज्वाइन करें, ज़्यादा उसके अंदर भी लाइव आना। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर मैं चलता हूँ, इजाज़त दो मुझे भी। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका जो उत्तर था वो लॉर्ड कैनिंग था। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट, और बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद के साथ भावी कर्मचारियों को धन्यवाद। सभी को कमेंट कर जरूर बताना सभी क्लास कैसी रही। ठीक है।